हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IKI क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यूलिथिक एज के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज को। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे तो आप IKI क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज को कवर कर सकते हैं। तो हमने देखा किस तरह से पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। जो इंसान का जो इवोल्यूशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे हुआ, ये हम पैलियोलिथिक एज में देख चुके हैं। और पैलियोलिथिक एज जैसे खत्म हुआ वैसे आइस एज भी खत्म हो चुका था, मतलब प्लेइस्टोसीन एपोजो खत्म हो चुका था। और उसके तुरंत बाद मेसोलिथिक एज स्टार्ट होता है लगभग 10,000 BC के आसपास। ठीक है, तो अभी सवाल ये है कि क्या मेसोलिथिक एज जैसे ही खत्म हुआ वैसे न्यूलिथिक एज शुरू हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि जो आपका मेसोलिथिक एज है ना, वो और न्यूलिथिक एज के बीच में ऐसी कोई डेफिनाइट बाउंड्री नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मेसोलिथिक एज चल रहा था और साथ ही साथ न्यूलिथिक एज भी शुरू हो चुका था। जैसे कि साउथ इंडिया में मेसोलिथिक एज खत्म होने से पहले न्यूलिथिक एज स्टार्ट हो चुका था। तो ये जो 6000 BC लिखा है यहाँ पे न्यूलिथिक एज के बारे में, ये हर पार्ट्स के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए कुछ मतलब सही नहीं बैठता, लेकिन फिर भी एक आइडिया हमें होनी चाहिए कि न्यूलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ था। तो इसके कुछ फीचर्स हैं न्यूलिथिक एज के, जैसे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर मेसोलिथिक एज में किस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो फुल फ्लेजेड नहीं था। लेकिन न्यूलिथिक एज में फुल फ्लेजेड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है वो भी हमने देखा था कि मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हो चुका था। और इसीलिए मेसोलिथिक एज को हम कहते हैं एक ट्रांजिशन फेज था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो एकदम अर्ली स्टेज में थी। ठीक है, शिशु अवस्था में थे, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जो न्यूलिथिक एज है, आते आते सारी जो एग्रीकल्चर था फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन था, वो एक तरीके से फुल फ्लेजेड स्टार्ट हुआ। और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से ह्यूमन जो है वो अभी सेडेंटरी लाइफ जीने लग गया था। मतलब पार्शली नोमैडिक था वो, अभी ज़्यादा कुछ इधर उधर घूमता नहीं था, थोड़ा बहुत घर में भी रहने लगा था। लेकिन जो न्यूलिथिक एज है इसमें आप देख सकते हो कि फुल फ्लेज वो एक सेडेंटरी लाइफ जी रहा था। हाउसेस उसने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, विच वर मेड ऑफ मड एंड ब्रिक्स, मतलब मिट्टी और ईंटों से बने हुए घर उसने बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर हुआ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह सर्कुलर घर है और ऐसे घर होते थे। टूल्स की अगर हम बात करें तो फिर से वही स्टोन टूल्स तो यूज़ होते ही थे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टोन एज, लेकिन बोन टूल्स जो है वो न्यूलिथिक एज में आ गए थे। मतलब बोन्स टूल का भी यूज उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद डेड बॉडीज जो है वो प्रॉपरली वो ब्यूरिड करते थे। भले ही कोई रिलीजन अभी तक स्टार्ट तो नहीं होता, लेकिन डेड बॉडीज को प्रॉपरली ब्यूरिड करना, दफनाना सीख गए थे। और इसके एविडेंस हमें मिलते हैं मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ में जो एविडेंस मिले उससे हमें यह पता चलता है कि वो रिबर्थ, जो पुनर्जन्म होता है, उसमें भरोसा या फिर विश्वास उनका था। एश माउंट्स मिले हैं कुछ साउथ इंडियन साइड्स में, जैसे कुग्गल हो गया, उतनूर हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे वो कुछ जलाते थे ऐसे, और जलाने के साथ साथ वो वहाँ पे कुछ मतलब एक आधा प्रोग्राम वगैरह, वो डांसिंग वगैरह करते होंगे। एक कोई रिलीजियस पर्पस था उसका, ये हमें नहीं पता अभी तक। लेकिन एश माउंट का कोई सिग्निफिकेंस हमें अभी तक मिला नहीं है, बस हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो कैटल्स यूज़ करते थे, इतने समझदार वो अब हो चुके थे। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड के एविडेंसेस मिले। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जाडाइट स्टोन मिला है जो कि चाइना में मिलता है। तो ये जो दाऊजी लीडिंग साइट है नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे जाडाइट स्टोन मिला है जो कि चाइना में मिलता है। तो चाइना में वो अपने आप तो चल के आया नहीं होगा चाइना से इंडिया। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड स्टार्ट हो गया था। उसके बाद व्हील, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लैंडमार्क इन्वेंशन थी न्यूलिथिक फेज में, जो लगभग 4500 BC के आसपास व्हील का इन्वेंशन हुआ था। अफगानिस्तान एरिया के जो साइट्स है, ठीक है, बलूचिस्तान एरिया की जो साइट्स है, जैसे मेहरगढ़ लार्जेस्ट न्यूलिथिक साइट्स है। और दुनिया में सबसे पहले, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले अगर कहीं पे व्हीट, बार्ले, मतलब एग्रीकल्चर के जो ट्रेसेस मिले वो मेहरगढ़ पे मिले। तो आपको इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि दुनिया में सबसे पहले जो आपके व्हीट एंड एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? वो मेहरगढ़ पे हुआ था। और मेहरगढ़ एक बलूचिस्तान के मतलब अफगानिस्तान की साइड से, और यहाँ पे ही हमें व्हील के एविडेंसेस मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्हील है ये वेस्ट एशिया से आया था, और फिर व्हील मेड पॉटरीज जो है वो बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो पॉटरी का इन्वेंशन हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है न्यूलिथिक एज का, जो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया।
लेकिन आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि पॉटरी का जो इन्वेंशन है वो न्यूलिथिक फेज में ही हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था तो फिर उन्हें जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसके लिए फिर उन्हें पॉटरी लगती थी फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज। ठीक है, देन वी हैव टू सी साइट्स हम देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं और अभी 2-3 सालों में तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में कि साइट्स कुछ ऑप्शन दिए होते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये साइट्स किस फेज से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुर्जाहोम, और इम्पोर्टेंस भी आपको पता होना चाहिए कि बुर्जाहोम जो साइट्स है वो किस लिए मतलब जानी जाती है, फेमस किस लिए। तो इसे प्लेस ऑफ बर्ज कहा जाता है। बर्ज बेसिकली एक पेड़ होता है। ठीक है, तो डॉग ब्यूरिड विद मास्टर, तो यहाँ पे जो बुर्जाहोम में जो साइट मिले, यहाँ पे जो ब्यूरियल्स थे मतलब जो जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे कुत्तों को भी मास्टर्स के साथ दफनाया गया है। ठीक है, मतलब वो कुत्ते भी पालते थे। कोर्स ग्रेन पॉटरी मिली है। ठीक है, मतलब पॉटरी का इन्वेंशन हो गया था। गुफ्राकल, इसे केवा पॉटर्स कहा जाता है। यहाँ पे माइक्रोलिथ्स टोटली एब्सेंट है, लेकिन सिर्फ पॉलिश बोन टूल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, बोन टूल्स। और बोन टूल्स गुफ्राकल के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ एक जगह पे मिले, वो जो मिले वो चिरांद में। चिरांद एक साइड है जहाँ पे बोन टूल्स मिले, और जम्मू कश्मीर का एरिया है जहाँ पे बोन टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन 2 साइड्स पे ना लोग अंडरग्राउंड केव्स में रहते थे। अभी मतलब गुफा में, अंडरग्राउंड गुफा। अभी ऐसा क्यों करते थे वो? क्योंकि टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बचने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटल्स, सॉरी नॉट कैटल, व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था। देन मेहरगढ़ जो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था लगभग 8 to 9,000 BC में मेहरगढ़ में। साउथ ऑफ गोदावरी रिवर ऑलमोस्ट 850 सेटलमेंट्स फाउंड अक्रॉस द तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। मतलब जो मेजोरिटी जो साइट्स है न्यूलिथिक साइट्स वो साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। और न्यूलिथिक एज जो है वो साउथ इंडिया में जल्दी स्टार्ट हो गया था, लगभग 9000 BC के आसपास स्टार्ट हो गया था, जबकि नॉर्थ इंडिया में तब सिर्फ मेसोलिथिक एज चल रहा था। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि कोई ऐसा मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं था। ठीक है, एग्रीकल्चर, इसको हम डिटेल में देखेंगे। प्लांट डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखने वाले, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर यहाँ पे हो रहा है। ये एक व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे जो खेत है वो जोत रहा है। तो ये है आपके प्लग। तो बेसिकली न्यूलिथिक एज में कोई प्लग तो नहीं थे, मतलब जैसे आज हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते थे, वो स्टोन सेल जो है ना, स्टोन सेल्स का इस्तेमाल करते थे प्लगिंग के लिए। ठीक है, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे प्लगिंग के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट डोमेस्टिकेशन के बारे में। शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू डोमेस्टिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि हंटिंग गैदरिंग मतलब उन्होंने टोटली बंद तो नहीं किया था, लेकिन अभी ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर के ऊपर मतलब डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, प्लांट एंड एनिमल। तो हंटिंग और गैदरिंग उनका कम हो चुका था। मेसोलिथिक एज में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने फिशिंग स्टार्ट किया था। तो फूड कलेक्शन और फूड डोमेस्टिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? तो फूड कलेक्शन मतलब ग्रेन्स जो होते हैं उसको हार्वेस्ट करेंगे और सारा का सारा खुद खा जाएंगे, मतलब कुछ बचा के रखना नहीं, कुछ नहीं, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही वो उगाएंगे, उतना ही खाएंगे, खुद ही खाएंगे, दूसरों को देंगे नहीं। ठीक है, प्लांट डोमेस्टिकेशन और एनिमल फूड कलेक्शन, इसमें डिफरेंस ये है कि फूड कलेक्शन में वो सारा का सारा खुद खा जाते हैं, मतलब अब सेल्फ पर्पज़ के लिए उगाते हैं। लेकिन प्लांट डोमेस्टिकेशन मतलब वो हार्वेस्ट करने के बाद कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ रख देंगे साइड में फॉर पर्पज, या तो सेल करने के लिए, बेचने के लिए, या फिर लैटर यूज़ के लिए। तो यही फ़र्क है प्लांट डोमेस्टिकेशन और फूड कलेक्शन में। मेसोलिथिक एज में जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था ना, दैट आप उसे एग्रीकल्चर नहीं कह सकते, वो एक तरह की फूड कलेक्शन था। वो उगाते थे और खुद मतलब उतना ही उगाते थे जितना उनको ज़रूरत है। लेकिन प्लांट डोमेस्टिकेशन प्रॉपर एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ है ना, वो न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हुआ है। प्लांट डोमेस्टिकेशन मतलब, ठीक है ना, समझ में आया? इवेंचुअली लेड टू फुल फ्लेज एग्रीकल्चर, सेडेंटरी लाइफ एंड कम्युनिटी लाइफ। मतलब एग्रीकल्चर फुल फ्लेज स्टार्ट होगा तो उन्हें एक जगह पर रहना होगा, एक जगह पर रहेंगे तो कम्युनिटी लाइफ डेवलप होंगी, फैमिलीज डेवलप होंगी। ठीक है, पॉटरी यूज होती थी, स्टोरेज ऑफ एक्सेस गेन, इसके एविडेंसेस भी मिले हैं कुछ साइट्स पे। हंटिंग वॉज स्टिल प्रिवेलेंट, हंटिंग गैदरिंग चल ही रही थी। ठीक है, स्टोन सेल्स दे यूज फॉर प्लगिंग, और ज़्यादातर वो जो खेती करते थे वो किस चीज़ की करते थे? तो रागी की करते थे, हॉर्स, ग्रेन एंड राइस। दिस वे देयर मेन एंड चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, देन वी हैव टू सी एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो वही बात, आप एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब क्या? तो आप अगर किसी एनिमल को, किसी जानवर को उसके नेचुरल हैबिटेट से ज़बरदस्ती उठा के आपके घर पे लाए, उसकी आपने देखभाल की, उसकी आपने ब्रीडिंग की, मतलब उसकी
रेस को आपने आगे बढ़ाया इन द आर्टिफिशियल कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब यही है। एनिमल कीपिंग एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपने एनिमल को, किसी जानवर को लाया आपने घर पे, उससे जो आपका मतलब बनता था वो आपने निकाल लिया और उसको फिर मतलब हकाल दिया। आपने उसकी कोई देखभाल नहीं की, आपने उसके ब्रीड को मेंटेन नहीं किया, आपने उसकी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ाया, तो उसे एनिमल डोमेस्टिकेशन नहीं कहेंगे, दैट इज जस्ट एनिमल कीपिंग। एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब आप किसी जानवर को अपने घर पे पाल रहे हो अपने बेटे की तरह, अपने बेटी की तरह, तो दैट इज कॉल्ड एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो ये स्टार्ट हुआ था न्यूलिथिक एज में, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू सी, अभी यहाँ पे गॉर्डन चिल्डे नाम का एक हिस्टोरियन है जिसने न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन किया कहा है। व्हाई, क्यों कहा है? क्योंकि स्टोन टूल्स में इनोवेशन हो गया था। ये कुछ मेजर हाइलाइट्स है जो आपको पता होना चाहिए। आपको इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाई गॉर्डन चिल्डे हैज़ कॉल्ड न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन टू न्यूलिथिक फेज, या फिर नाम पूछा जा सकता है आपको कि किसने कहा था, तो और क्यों कहा था? क्योंकि पॉटरी का इन्वेंशन हो गया था। बहुत मतलब ये मतलब एक लैंडमार्क इवोल्यूशन है, मतलब इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, क्योंकि इन्वेंशन ऑफ व्हील हो चुका था, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया था, वहाँ से वो पॉटरी बनाने लग गए फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज, ठीक है, ग्रेन या फिर पानी कुछ भी। स्टोन टूल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ था, दे स्टार्टेड टू यूज बोन टूल्स टू, ठीक है। ग्रेटर डिग्री ऑफ सेडेंटरी लाइफ, एक जगह पर रहने लग गए थे। इमरजेंस ऑफ स्मॉल एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे और छोटे छोटे थे, कोई ज़्यादा लार्ज विलेजेस देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो चालकोलिथिक फेज में देखने को मिलेंगे। हम आगे जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो वो चालकोलिथिक फेज के बारे में होगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से लार्ज विलेजेस डेवलप हो गई थी, प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से गॉर्डन चिल्डे ने इसे कहा है न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। पिछले 3 वीडियो से हम स्टोन एज को कवर कर रहे थे और यहाँ पे आज हमारा स्टोन एज खत्म होता है, मतलब फर्स्ट लेक्चर इन द लेक्चर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री हमारा हो चुका है। इसके बाद हम अगले लेक्चर के ऊपर जाएंगे, अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे जिसका नाम होगा चालकोलिथिक पीरियड। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए, देखिएगा ज़रूर। आपकी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। आने वाले 1 महीने के अंदर आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू डू नॉट हैव टू लुक फॉर अदर सोर्सेज। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं है। आप अगर इतनी वीडियोज़ देख लेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग EK क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।